नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की इलेक्शन स्पेशल और स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे चारों मेहमान, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनावों की खबरें आपको हम बताएंगे, बंगाल की भी, केरल की भी, तमिलनाडु की भी खूब बड़ी मसालेदार और कंट्रोवर्शियल खबरें भी हैं हमारे पास। लेकिन पहले बात करेंगे हम सबसे बड़े चुनाव की, जो होगा 2029 में, लोकसभा का इलेक्शन। केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या और लोकसभा में महिला आरक्षण बढ़ाने के लिए इसी सत्र में बिल ला सकती है। सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर के 816 करने का प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन किया जाएगा। कुल सीटों में से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी और अब कुल संख्या हो जाएगी 816 सीटें। इस प्रस्तावित आंकड़े के हिसाब से महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो सकती हैं। आपको मालूम है ये विधेयक जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 2023 में आ चुका है और इसकी जो शर्त थी वो ये थी कि डिलिमिटेशन इसके लिए होना चाहिए। डिलिमिटेशन से पहले सेंसस होना जरूरी था। सेंसस की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले सेंसस के साथ डिलिमिटेशन कराना शायद मुमकिन ना होता, उसमें वक्त ज्यादा लगता। इसलिए सरकार 2011 के जनगणना के आंकड़ों को आधार मानकर के डिलिमिटेशन कर सकती है और इसी सत्र में 2 विधेयक लाए जा सकते हैं जो कि संविधान संशोधन विधेयक होंगे और उसमें 2011 के सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन का आधार बनाकर के इन सीटों को बढ़ाने की प्रक्रिया आगे अंजाम दी जाएगी। और इंपॉर्टेंट यह है कि इसी सेशन में ये विधेयक आ सकते हैं। इसको लेकर सभी दोनों ही खेमे जो हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऑपोजिशन में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल विपक्षी सांसदों के साथ एक अहम बैठक की थी। आज एनडीए नेताओं की बैठक में आगे का पूरा रोड मैप तय किया जाना है। सरकार के पक्ष से बताया गया है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो सारी चीजों पर नजर रख रहे हैं और ऑपोजिशन ये मांग कर रहा है कि इस अगर ये काम सरकार करने जा रही है तो इसको लेकर ऑपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, एक ऑल पार्टी मीटिंग की जाए। तो बहुत बड़ी खबर होगी ये और इसी सत्र में आ रहा है, ये और रेलेवेंट है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं इस खबर पर। और मैं बताऊं देवेंद्र, ये खबर हमको अभी 2-3 हफ्ते पहले ही ये दे चुके थे कि ये काम होने जा रहा है, तब शायद ये क्लैरिटी हमें नहीं थी कि ये कब होगा। तो देवेंद्र, अब ये इसी सत्र के अंदर ये विधेयक ले जाएंगे और क्या इंफॉर्मेशन है? टॉप सोर्सेज से सौरभ जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सरकार लगातार इस बात के लिए विपक्षी दलों के पास रीच आउट कर रही है। कल बीजेडी की बात कर लें, वाईएसआरसीपी की बात कर लें या एनसीपी शरद पवार की बात कर लें, शिवसेना यूबीटी की बात कर लें, तो ऐसे दलों के साथ ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा कल एनडीए के नेताओं के साथ भी बातचीत हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और वहाँ पर उस बातचीत के बाद उन सभी को ऑन बोर्ड ले लिया गया है। बाकी जो अपोजिशन के दल हैं, जैसे कांग्रेस की पार्टी की बात कर लें, डीएमके की बात कर लें, तो टीएमसी की बात कर लें, तो इन सब दलों से अभी बातचीत होनी है और सरकार की ये कोशिश है कि एक बार सभी दलों को ऑन बोर्ड लाकर और उसके बाद फिर इसमें जो संविधान संशोधन करना है उसको किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पार्लियामेंट से पास हो चुका था। तो उस कंडीशन में ये माना जा सकता है कि सभी दल तो उस पर सहमत हो जाएंगे आसानी के साथ, इस लिहाज से कि अगर डिलिमिटेशन का अभी के सेंसस के हिसाब से वेट किया जाए तो फिर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का जो काम है वो काफ़ी लंबा चल जाएगा और 2034 की लोकसभा तक खींच सकता है। सरकार ऐसा नहीं चाहती। सरकार ये चाह रही है कि 2029 में ही इस काम को कर दिया जाए और उस लिहाज से 2011 में जो जनगणना हुई थी उसको आधार बनाकर उसके आधार पर डिलिमिटेशन किया जाए। अभी संसद की जो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है 543 है, क्योंकि 2026 तक इसे सौरभ ब्लॉक किया गया था। पहले 2001 तक ब्लॉक किया गया था संख्या को लेके, उसके बाद जो 2008 में डिलिमिटेशन की सिफारिशें लागू हुई थी, जो कि 2001 के जनगणना के आधार पर 2002 में बनाया गया था, तो उसमें सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग था, संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। यानी कि 543 की 543 लोकसभा सीट ही थी, बस क्षेत्रफल अलग अलग रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था। इस बार 2011 के जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन करके सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और वो 816 तक की जाएगी 543 से। दूसरी चीज सौरभ कि इसमें साउथ के स्टेट को ये चिंता थी कि ऐसा ना हो कि क्योंकि उन लोगों ने जनसंख्या कंट्रोल ज्यादा बेहतर तरीके से किया है तो इसका उन्हें पार्लियामेंट के स्ट्रेंथ के आधार पर नुकसान हो जाए, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो लेकिन उनके यहाँ सीटों की संख्या में बढ़ोतरी ना हो।
सरकार की तरफ से यह एश्योर किया जा रहा है कि जो प्रोपोर्शन अभी है इसी तरह का प्रोपोर्शन आगे भी लागू रहेगा, और ये लोकसभा में भी होगा और ये विधानसभा में भी होगा, और उसी के तहत सरकार सभी दलों के साथ रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। जैसे सभी दल ऑन बोर्ड आ जाएंगे उसके बाद सरकार इस बिल को जल्द से जल्द लाना चाहती है, और सरकार की कोशिश है कि 28-29 जो कि शनिवार रविवार को इस बार सत्र चल सकता है संसद का, उसमें पहले ही बातचीत हो चुकी है, तो उस समय तक इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और सभी दल सहमत होंगे तो इसी सत्र में इसको पास भी कराया जा सकता है। लेकिन ये निर्भर करेगा इस बात पर कि अपोजिशन के दल कितना ऑन बोर्ड आ पाते हैं। हालांकि सौरभ, समझा जा सकता है कि पॉलिटिकल कंपल्सन इस प्रकार का रहेगा, कोई भी दल इस प्रावधान के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद महिलाओं के अंदर उसमें बहुत खराब मैसेज आएगा कि अमुक दल महिला रिजर्वेशन की मुखालफत कर रहे हैं। देवेंद्र, आपने सारी बातें बता ही दी, और ऑपोजिशन पार्टीज भी आप कह रहे हैं कि इस पे ऑन बोर्ड होनी चाहिए। दक्षिण के राज्यों की जो चिंताएं थी उनको भी ख्याल में ले लिया गया है, तो उस पर विवाद होना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा काम होगा ये इसी सत्र में अगर ये अंजाम दे दिया जाता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र पराशर आपका। समीर जी, और इसको लेकर के जो बैठकें वगैरह चल रही हैं, हम देख रहे थे कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव है, अपोजिशन पार्टीज बाकी दलों के साथ कल खड़गे साहब की मीटिंग हुई और अमित शाह जी एनडीए के फ्लोर लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। क्या तैयारी लग रही है देवेंद्र, जैसा बता रहे हैं इस सत्र में मुमकिन है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार को लग रहा है कि अगर ये अभी लेकर नहीं आए तो फिर ये फिर 5 साल के लिए टल जाएगा। 2029 में सरकार चाह रही है कि इसको लेकर आ जाए, और अगर अभी नहीं लाएंगे तो फिर 5 साल तक सरकार इंतजार करना नहीं चाहती। लेकिन मुझे इस बात को ये लगता है कि जब 2023 में सरकार ने संविधान का 106वां संविधान संशोधन करके जब इसको नारी वंदन अधिनियम बिल पास किया था, तमाम बड़े दलों ने इसका समर्थन किया था, कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था, लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हो गया था। जब सरकार को ये पता था कि भाई ये परिसीमन होगा, जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ये लागू होना है, तो सरकार 2011 की जनगणना पे क्यों अब जा रही है? भाई 15 साल के अंदर तो देश की जनगणना, जनसंख्या बहुत बदली होगी, और यही केंद्र सरकार ने कहा था कि 2000 की जो जनगणना हुई थी वो बहुत साइंटिफिक तरीके से नहीं हुई थी, उसमें अंदर बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स है। तो हम 2021 में जो करेंगे बहुत प्रॉपर जनगणना होगी और उसके आधार पर परिसीमन होगा और उसके आधार से सीटें तय होगी। अब 15 साल पुरानी की जनगणना के आधार पर आप 2029 के अंदर मुझे लगता है करने जा रहे हो। अगर सरकार की योजना थी तो 2021 के बाद आप 2022, 2023 में प्राथमिकता के आधार पर देश में जनगणना करवाते और उसके बाद परिसीमन करवाते, और उसके बाद जो आप कह रहे हैं वो ठीक तो है, लेकिन वो ये कि सेंसस लेट हुआ एक तो हमारे यहाँ, अब नहीं मुमकिन लग रहा होगा। नहीं, मैं इस बात नहीं, ये सरकार मुझे लगता है सर, सरकार ने अपने स्तर पर लापरवाही कर रही है। 2021 में अगर आप जनगणना नहीं करवा पाए, आप 22 में करवाते, आप 23 में करवाते, आप 24 में शुरुआत करवा पाते। 5 साल आप जनगणना नहीं करवा पा रहे और अब आप कह रहे हो कि हम 2011 के हिसाब से करेंगे। मतलब पूरा 15 साल पुरानी जनगणना है। कह रहा हूं आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन फिर भी अगर इसको ये 29 के इलेक्शन में इंप्लीमेंट हो जाए तो वो बड़ा काम हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से बड़ी बात होगी, लेकिन अब परिसीमन कैसा होगा, किस तरीके से होगा, सब तमाम राजनीतिक दलों को आपको सहमति बनाने को, क्या आपको लोकसभा में आप 2/3 बहुमत से पास करवाना है, तो आपको तमाम दलों की सहमति इसके अंदर लगेगी। सरकार बताइए ऑपोजिशन पार्टीज क्या कह के इसका विरोध करेंगी? 23 में जब ये आया था एक्ट, जब ये बना, तो उस वक्त जब सबको मालूम था कि 24 के इलेक्शन में लागू नहीं हो सकता, तो सब ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा था कि ये तो झुंझुना है, ये तो लॉलीपॉप है, ये तो अभी करना ही नहीं है इनको। अब अगर ये और 5 साल के लिए टल जाएगा तो फिर क्या वो उचित बात होगी? और इस वक्त कैसे ऑपोजिशन इसका विरोध करेगा? एक बात जो अभी देवेंद्र ने बताया कि दक्षिण के राज्यों की एक आपत्ति थी कि भाई हमने बेहतर मैनेज किया है जनसंख्या वृद्धि दर को, तो हमें इसका नुकसान नहीं होना चाहिए कि हमारी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो जाए। तो जो सेम प्रोपोर्शन जिसमें सभी राज्यों में अब सीटें बढ़ सकती हैं, अब उसका अनुमान ही है। तो जैसे यूपी में 80 हैं तो ये माना जा रहा है कि 120 सीटें हो सकती हैं, पश्चिम बंगाल की 42 की 63 हो सकती हैं, उड़ीसा की 21 की 32, झारखंड की 14 की 21 सीटें हो सकती हैं, दिल्ली की 7 से बढ़ के 11 की जा सकती है, मध्य प्रदेश की 14 से बढ़ के 21 हो सकती हैं, तेलंगाना 17 से बढ़ के 23, आंध्रा 25 से बढ़ के 38, तमिलनाडु 39 से बढ़ के 59, 20 सीटें तमिलनाडु में बढ़ सकती हैं, केरल की 10 सीटें बढ़ सकती हैं, 20 से बढ़ के 30 हो सकती हैं, कर्नाटका की 28 सीटें लोकसभा की बढ़ के 42 हो सकती हैं, महाराष्ट्र की दूसरा सबसे बड़ा राज्य 48 सीटें, उसमें 72 सीटें हो सकती हैं लोकसभा की, गुजरात 26 की 39, राजस्थान 25 की 38, हरियाणा 10 की 15, पंजाब में 13 से 20 सीटें जो हैं वो की जा सकती हैं। तो एक ही अनुपात में बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट फिर वही हमने आपसे कहा कि इसी सत्र में सरकार तैयारी कर रही है लाने की, और 2029 के इलेक्शन में महिलाओं को उनका यह हक
दे दिया जाए, ये सरकार की इस वक्त मंशा दिखाई लाइन दे रह गई थी मेरी ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये नारी वंदन बिल शक्तिवंदन बिल जब पास किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि अगला लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे और महिलाओं की संख्या हम चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में बढ़े। तो मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट था वो सरकार पूरा करना चाह रही है और एक अच्छी शुरुआत है कि 2029 में हर्षवर्धन जी बताइए, 33% बड़ा काम इस वक्त आरक्षण। इसी सत्र में करने की तैयारी में सरकार। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत दूरदृष्टि रखकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है। आप इसको सिर्फ यूं मत देखें कि सीटें बढ़ रही हैं। सीट बढ़ने से पहले लोकसभा तैयार हो गई, राज्यसभा तैयार हो गई बढ़ी हुई सीटों के लिहाज से, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चूंकि बीच में लगातार इस तरह की घटनाएं हुई, कोविड काल हुआ, दूसरी चीजें हुई और फिर चुनाव आ गया, तो वो बड़ा विचित्र होता। आप 2021 में वो देखते हैं, उसके बाद अगर उसको शुरू करते तो 2024 का चुनाव आ जाता, उसके बीच में सेंसस चल रहा होता, जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है ऐसी चीजों में। अभी सरकार ने सेंसस का प्रोसेस शुरू किया है, शुरू होगा वो अप्रैल से, लेकिन प्रोसेस शुरू कर दिया है। उसके लिए उन्होंने एक बाकायदा पोर्टल कर दिया है कि उस पर आप जाके रजिस्टर करिए और अपना एक नंबर ले लीजिए, जिससे जब वो आए तो आसानी हो, जो आपके घर वो एनुमरेशन फॉर्म लेकर आए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सरकार को वो टाइमलाइन पता है, यानी 26 पे शुरू होगा तो 27-28 के पहले तो हर हाल में हो जाएगा। 29 का लोकसभा चुनाव वो पूरी तरह से 33% महिला आरक्षण के साथ, और महिला आरक्षण हो तो किसी भी तरह से ये ना लगे कि उनको हिस्सा किसी का दिया गया, उनको अपना हिस्सा मिला है। और जो जनसंख्या बढ़ी हुई है उसके अनुपात में, जैसे मान लीजिए कि जहां 2 लोकसभा सीटें हैं वहां 3 लोकसभा सीट हो जाएंगी। एक इसको अगर बहुत आसानी समझे कि वो 543 और 816 को समझे तो सीधे सीधे वो बढ़ जाएगी, 1.5 गुना लगभग हो जाएगी जो लोकसभा की सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर तरीका, हाँ ये जरूर है कि इनको टाइम फ्रेम में सेंसस कंप्लीट करना है, और इसका विरोध तो देखिए कोई करने की स्थिति में नहीं। क्या मतलब, अगर विरोध करेंगे तो महिलाओं के आरक्षण का विरोध करेंगे, इतना साहस है क्या? विरोध अभी ये होगा कि आप बताओ ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनाओगे आप? नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी अब यूपी की 80 की आप 120 कॉन्स्टिट्यूएंसी करोगे, डिलिमिटेशन करो। आज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलेगी, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की जाएंगी, तो वो तो बात होगी ही ना। तो वहां पे जो स्थानीय नेता हैं उन लोगों की नेतागिरी का सवाल है। सीधा सा प्रोसेस है ना, ये डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है कि कोई विधानसभा इधर से उधर चली जाएगी, ये प्रॉपर पूरी की पूरी लोकसभा की ही बदलेगी। यानी मैंने जो उसे उदाहरण के लिए किया, अब जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूं, मैं अपने शहर से बता देता हूं जो मेरी समझ बनती है। प्रयागराज में भी 2 लोकसभा है, और वहां क्या है, प्रयागराज में शहर है, गंगा पार है और जमुना पार है। अब फूलपुर वाली में भी शहर आता है, इलाहाबाद वाली में भी शहर आता है, तो दोनों तरफ की 2 अलग लोकसभा हो गई, बीच की शहर की एक तीसरी लोकसभा हो जाएगी। मतलब एक ये तरीका निकाला जाएगा। जब उसमें आप कहेंगे तो जनसंख्या, तब तीसरा मैं आ रहा हूं, नहीं मैं वही बता रहा हूं, तब उसमें जनसंख्या जुड़ेगा। कि ऐसा तो नहीं कि एक कोई लोकसभा है जिसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, तब आप उसमें नए तरीके से डिलीट, और उसके प्रोसेस के लिए तो बाकायदा एक तैयारी होगी। वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मोदी अमित शाह तय करके वो कर देंगे कि ये सर, आपको इस पे विरोध की क्या गुंजाइश दिखाई देती है? पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि बजट का जब आखिरी हफ्ता आ गया तब इतना जो देश की महिलाओं के प्रति जो प्रेम उमड़ा है सरकार का, वो क्यों उमड़ा है? अब तो आखिरी हफ्ता है, इससे बड़ा सेशन तो कोई होता नहीं है बजट से सेशन बड़ा पार्लियामेंट का। अगला आ जाएगा सर। हाँ अगला आ जाएगा, नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि अभी लास्ट सेशन है। दूसरी बात, जिस काम के लिए बनाया गया ये विधानसभा, आपने देखा था नारी वंदन अधिनियम जब बना तो उसकी संभावना थी कि 888 सीटें होंगी लोकसभा में। 888 888 880 के करीबन सीटें होनी है। अब आपने कहा 816 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 816? जब 888 प्रोपोर्शन सेम रखने की, हाँ तो प्रोपोर्शन नहीं प्रोपोर्शन सेम नहीं, क्योंकि आप सेंसस पे 2011 पर चल रहे हो। आप 2021 के 2011 में क्या थी हमारी आबादी? 121 करोड़, आज हो गई है 147 करोड़। तो 26 करोड़ लोग तो आउट हो गए इससे, सिस्टम से, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला ना एक तरह से। कैसे वोट तो बनेगा सबका, वोट तो नहीं, वोट तो समझिए आप। दूसरी बात समझिए, एकोमोडेटेड नहीं, दूसरा इसका जो काम था, आप समझिए ना बात को बारीक से, मैं इस पूरे सिस्टम को जानता हूँ। इसका पहला बेसिक काम क्या था? नारी वंदन अधिनियम से पहले डिलिमिटेशन का और लोकसभा की सीटें बढ़ाने का, कि हमारी बहुत मिसरिप्रेजेंटेड पार्लियामेंट्री और असेंबली सीट्स हैं। किसी में 30-40 लाख तक के भी वो हैं वोटर, किसी में 6 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी हैं। तो एक तो उसको बैलेंस करने का काम था पहला काम। नारी वंदन अधिनियम को छोड़ दीजिए, पहले लोकसभा की बात कीजिए, तो उससे वो 888 सीटें बन रही थी। 888 सीटें आपने बनाई क्यों? ये बहाना तो आबादी का था
इसलिए था क्योंकि जो सांसद हैं, पुरुष सांसद, वो अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं थे। ठीक है, आपने कहा महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन ये महिलाओं का आरक्षण नहीं था, ये पुरुषों को संतुष्ट करने का तरीका था कि भाई आपकी सीट कहीं नहीं जा रही, ये 276 हम एक्स्ट्रा सीट क्रिएट एक्स्ट्रा सीट ठीक है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब इस एक्स्ट्रा सीट को कैसे करेंगे, ये चल रही है आपके उस पर रोटेशन पे, रोटेशन पर। तो रोटेशन का नुकसान क्या है मुझे बताइए। रोटेशन का नुकसान यह है कि प्रयागराज की ए सीट है, फूलपुर सीट, जिसपे इस बार महिला आरक्षण हो गया, उसमें महिला एमपी बन गई। अगली बार वो सीट नहीं होगी, तो वो जो महिला एमपी है वो अगली बार नहीं आना है, तो उसको क्यों काम करना है? सर वो फिर बहुत नहीं, लंबी नहीं, बहस हो नहीं, जाएगी, ये सर, तब से बहस चल रही है। अच्छा, आपको पॉइंट का है मुद्दा बहस का। दूसरा एक और जो जिस पर विरोध होने वाला है वो है ओबीसी का। आप इतना परेशान क्यों हैं? सरकार को परेशान होने दीजिए। अभी है ओबीसी का मुद्दा। जब ये बिल पास हो रहा था उस दिन जल्दी में बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी एमपीज हैं। और यदि आपको हिस्ट्री पता हो, मैं 1996 में जब बजट ये पहली बार आया तब से लेकर आज तक ओबीसी को लेकर मुद्दा चल रहा है। उमा भारती जैसे लोग और तमाम तरीके के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो ओबीसी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। सर बिल तो आ जाने दीजिए, अभी तो खबर केवल इतनी आई है नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सरकार वो आगे नहीं बढ़ होगा रही है उसमें इस पर। ओबीसी पर। तो ओबीसी के लिए पहले होगा कि नहीं होगा उसमें? ओबीसी में पार्लियामेंट का पूरा रिप्रेजेंटेशन बदलना पड़ेगा ना। अभी ओबीसी में भी तो रिजर्वेशन नहीं है। फिर तीसरा संकट क्या आने वाला है, मतलब मैं कारण बता रहा हूँ, इसमें ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, कि लोकसभा की भवन तो आपने बना दिया नया, बढ़िया किया। विधानसभाओं में भी तो ये सारी सीटें बढ़ने वाली हैं। हाँ जी, ये 50% सीटें बढ़ रही है, आप इसका एवरेज देख लीजिए, 50% बढ़ रही है। तो वो विधानसभाएं कैसे चलेंगी? विधानसभाओं में बढ़ना ही है इसके लोकसभा के साथ साथ ही बढ़ना है। ठीक है। बिना विधानसभाओं के बढ़ना लोकसभा बढ़ेगा ही नहीं। ओके, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना सर कि वो बीच में से कर देंगे, ऐसा नहीं है। विधानसभाओं को पहले बनाना पड़ेगा, विधानसभाओं का नंबर बढ़ेगा, उससे तो लोकसभा सीट बनेगी ना। वो ये सर जैसे वो कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल्स। तो अब ये डिटेल्स आ गए हैं, इसके बाद लेकिन ये प्रोफेसर साहब मुर्गी से अंडा पूछूंगा। नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक चुनाव तो पहले होगा। अगर 29 में लागू करना है तो इतनी विधानसभाओं के जो चुनाव 29 के बाद होने, उनका आप कैसे पहले चेंज कर देंगे? ये तो नहीं हो सकता। अरे एक प्रोफेसर साहब डिलिमिटेशन होता है उसकी प्रक्रिया 2011 के जनगणना के आधार पर ये काम होने जा रहा है। एक लाइन सौरभ जी याद आ गई, बोल देने दीजिए। महिलाओं को मत बांटिए भाई, जनरल ओबीसी एससी एसटी। पुरुषों को बांटी है, अब वो बटे हुए तो क्या करें, लेकिन तो महिला तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है बात ना। हुई है। अब जो महिलाओं में भी आप कहिएगा कि ये यहाँ से आए, यहाँ से आए। जो व्यवस्था लिए हो, व्यवस्था है। जो व्यवस्था हो वो पूरी संसद के लिए होगी। नहीं, संसद वो के एक लिए- हिस्से के लिए, 2/3 के लिए क्यों उसकी होगी? एससी एसटी की व्यवस्था, फिर आप लोग गलत बात कर रहे हैं। आप लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं, विजय जी भी वही बात कर रहे हैं। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता, पुरुषों की बदल कोई जाएगा तो ओबीसी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। है। पहले साफ साफ इसको समझिए, ये विजय जी ने जो कहा वो गलत बोल रहे हैं। ओबीसी सांसदों की कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं है ना। अगर हो तो दोनों की हो। सर तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं, जो मैं कह रहा व्यवस्था हूं, है जब बिल प्रोफेसर पास- साहब कोई एतराज की बात है क्या इसमें? मैं ये कह रहा हूँ, जब बिल पास हुआ था तब ओबीसी की बात हुई थी उसको लेकर। देखिए, शरद यादव जी को याद कीजिए, और जो आरक्षण, महिला आरक्षण की बात है, उन्होंने क्या कहा था? कहा कि जो बलकटी महिलाएं हैं उनके ये सारे कहाँ कौन लोग आएंगे यदि रिजर्वेशन महिलाओं का नहीं होता, महिलाओं के बीच रिजर्वेशन नहीं होता, यानी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं होता, तो फिर ये इसका लाभ कौन ले जाएगा? सवर्ण महिलाएं ही ले जाएंगी। यानी कि ओबीसी आरक्षण और दलित आरक्षण, महिलाओं के बीच की मांग ये जरूर उठेगी। और जो विजय जी कहते हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उठेगा और अन्य पार्टियां तो उठाएंगी ही उठाएंगी। तो ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी कल जाकर के सरकार इसको स्वीकार कर लेती है तो कोई बात नहीं होती है, और स्वीकार कर लेती है तो फिर बाकी इसके और कॉम्प्लिकेशंस आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर भी होंगे, इसकी संभावना से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी बात, विजय जी जो कह रहे थे कि जो विधानसभा के अंदर जो है जब तक नहीं करते हैं तब तक इसको आप नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है कि ये ठीक, ये गलत है। लोकसभा के अंदर यदि हो जाता है, लोकसभा का होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आने वाले दिनों में विधानसभाओं को करना पड़ेगा। ठीक बात, ठीक है कि नहीं? ये अनिवार्यता नहीं है। हाँ, नहीं, ये अनिवार्यता नहीं है। आने वाले दिनों में उसी अनुसार से विधानसभा के लिए, और जो कॉम्प्लिकेशन वो कह रहे हैं ना कि अभी तो विधानसभा के सीटों में जैसे सीट आखिर जो हॉल होगा जिसमें वो बैठेंगे उसकी तो संख्या लिमिट है ना, तो क्या वो विधानसभा भवन को भी विस्तार देना पड़ेगा एकोमोडेट करने के लिए जनसंख्या जो बढ़ती है
रिप्रेजेंटेशन उसके लिए। तो ये आने वाले दिनों का मुद्दा है। जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था कि हम महिलाओं को, और मजेदार बात यह है कि जब ये नारी वंदन अधिनियम, ये कानून पास किया गया था, तो उस समय ऐसा नहीं था। विपक्ष के लोगों ने भी ये आवाज उठाई थी कि भाई 27 और 29 क्यों, अभी ही कर दीजिए, अभी करने में कोई किया था। तो ये सवाल वाजिब बन जाता है। देखिए, हम रिप्रेजेंटेशन किस बात का करते हैं? हम रिप्रेजेंटेशन कोई टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन तो होता नहीं है। रिप्रेजेंटेशन होता है सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। और सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सांसद जो है 30 लाख को रिप्रेजेंट करता है, और उसको उस पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो पैसा मिलता है जिसको पार्लियामेंट्री फंड से, वो तो उतना ही होता है। तो एक सांसद को 30 लाख पर वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है या उनके बीच में योजनाओं को लागू करना पड़ता है, दूसरे को कम है तो बिल्कुल गलत। और एक बात जो जनसंख्या असंतुलन के बारे में, साउथ और नॉर्थ का जो ये डिवाइड है, साउथ के लोगों को समझना चाहिए। रवि मिश्रा की एक बहुत अच्छी पुस्तक आई है, और मुझे लगता है वो वेस्टलैंड प्रेस से ही आई है। शानदार पुस्तक है जिसमें यह जिक्र किया हुआ है कि एक समय जो साउथ था उसका जो जनसंख्या रफ्तार था, जिस प्रकार आज नॉर्थ का है, वैसे उनके भी बढ़ी हुई थी भाई। तो इसलिए ये साउथ नॉर्थ का डिवाइड जानबूझ करके पॉलिटिकल रीजन से लाया गया है। मुझे लगता है कि पूरे देश को एक यूनिट के तौर पर देखा जाना चाहिए। तथ्य के तौर सरकार पर कब लाती है बिना इसको? ओबीसी रिजर्वेशन के 138 लोकसभा सांसद हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ बंगाल में होने वाले चुनाव की 2 खबरें मैं आपको बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जो पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी थी वो कल बहुत देर रात आई है। अब इसमें कुछ क्लैरिटी मिली है। ये सूची उन वोटर्स की है जिनके नाम पर सस्पेंस था। खबर यह है कि इनमें से लगभग 29 लाख नामों पर फैसला हो गया है। हालांकि 29 लाख वोटर्स को लेकर सप्लीमेंट्री लिस्ट में अभी ये आंकड़ा नहीं आ पाया कि इनमें से कितने नाम कट गए हैं, कितने नाम रखे गए हैं वोटर लिस्ट के अंदर, ये क्लियर नहीं है। इतना है कि 29 लाख नामों पर फैसला हुआ है। अब ये सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है उपलब्ध कराई जा रही है सभी लोगों को। इसको अभी लेकिन फिलहाल डाउनलोड नहीं किया जा सकता। अपलोड हो गई है। कल हम लोग जब अभी एक कहीं रिपोर्ट में देख रहा था कि 29 लाख में से एक अनुमान है कि 10 लाख नाम शायद कटे हों। अभी फिर इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन उसमें से अगर 29 में से 10 लाख नाम भी कट रहे हैं तो आप मानिए कि 35%, 33%। कल जो हम लोग जिक्र कर रहे थे ना, इसमें यही कैच था। इस एक्सरसाइज का मतलब क्या होगा? नहीं कट, वो कल भी हमने 30% वोट भी अगर कटा है, वही कह रहा हूं कि वो पहले समझ में तो आए, क्योंकि अगर नहीं ही कटेंगे तो इस एक्सरसाइज कल का जो मतलब हम क्या लोग जिक्र कर रहे थे कहानी कुर्सी में, तो वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन मन में ये बात आई थी कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 30 लाख नामों पर डिस्पोजल हो गया है, उसमें कितना कटा, कितने बांग्लादेशी होने के कारण कटे, कितने अन्य कारणों से कटे, ये तो उसी में पता लगेगा। और ये टोटल 60 लाख में से 29 लाख है, मतलब आधे नामों पर लगभग फैसला। कल मैंने इसी बात का जिक्र किया था ना कि भाई 29 लाख में या तो ये पता हो कि कितने नाम कट गए, ये टोटल 29 लाख का फाइनल हुआ है या 29 लाख बच गए हैं। अब क्लियर है कि तो 29 लाख नाम डिस्पोज हो गए, क्योंकि मैंने कहा जब तो 40 लाख भी हो सकते हैं वो। ठीक नहीं, वो ये क्लियर है कि 29 लाख की हुआ। 29 लाख का हुआ। दूसरी खबर क्या है? देर रात चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं, और इस बार पश्चिम बंगाल में 73 आउट ऑफ 294 रिटर्निंग अफसरों के तबादले कर दिए हैं। चुनाव आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने यह आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अधिकारियों से अपील की है कि वो संबंधित कार्यालय में 24 मार्च 5 बजे शाम तक अनिवार्य रूप से रिपोर्ट कर लें, और इसके बाद 25 मार्च को सुबह 11 बजे चुनाव से जुड़ा निर्धारित प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें इनको शामिल होना है। रिटर्निंग अफसर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ही होता है सर? एक ही होता है। तो 294 में से 73 रिटर्निंग अफसर बदल दिए गए, और अभी और बदलेंगे सर, ये फाइनल नहीं है अभी। तो मुझे लगता है कि जो मनोज कुमार अग्रवाल जी का जो बयान आया था कल, उन्होंने कहा था कि अभी हमने 73 बदले हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ और आरओ को बदलने की जरूरत है रिटर्निंग ऑफिसर को, तो वो भी बदले जा सकते हैं। तो मुझे ये भी राज्य प्रशासन के अधिकारी होते हैं? हाँ, राज्य प्रशासन के अधिकारी। किस रैंक के अधिकारी होते हैं ये क्लास 2 ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट सर्विसेज पीसीएस ऑफिसर होते हैं। अच्छे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इतने 73 लोग बदल दिए गए? नहीं, बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि इस बार चुनाव आयोग बहुत गंभीर है निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर। पिछले अनुभव से चुनाव आयोग को लग रहा होगा कि सिर्फ मुख्य चीफ सेक्रेटरी को लेके, पुलिस कमिश्नर को लेके, डीजीपी के बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ऊपर के अधिकारी भी बदलेंगे, और साथ में जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, उनको भी बदलना जरूरी है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम लगातार बड़े प्रशासनिक फेरबदल। अगली खबर सुनिए साहब, ये बहुत मजेदार खबर है।
केरल में जहां वहां भी विधानसभा चुनाव, उससे पहले एक बहुत बड़ा और नया विवाद। सोमवार को चुनाव आयोग की एक चिट्ठी वायरल हुई जो जो राजनीतिक दलों को दी गई थी। इस पर बीजेपी की मुहर लगी थी, कमल निशान बना हुआ नीचे। अब इस पर सीपीआईएम ने इसको पोस्ट करते हुए कहा कि साहब ये मतलब आपने ऑफिशियल कर दिया है कि चुनाव आयोग में बीजेपी की स्टैंप लगी चिट्ठी जारी की जाती है। अच्छा, इसकी डेट बड़ी मजेदार है, 19 मार्च 2019 की चिट्ठी है। 2019 में राजनीतिक पार्टियों को भेजे गई एक लेटर के साथ एक एफिडेविट जुड़ा हुआ था। 2019 के उस चिट्ठी में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई थी। 19 के सर्कुलर है ये। इस लेटर पर बीजेपी की केरल यूनिट की मोहर लग गई थी। अब चुनाव आयोग ने ये चिट्ठी क्यों आगे बढ़ाई, इस पर चुनाव आयोग ने ही सफाई भी दी। पहले तो ये खबर फर्जी नहीं है, खबर मतलब चुनाव आयोग ने इस पर रिस्पॉन्ड किया, खबर सही है। चुनाव आयोग ने ये कहा कि ये क्लेरिकल एरर है, ये क्लेरिकल एरर है कि हमारे एक अधिकारी ने गलती से 2019 की ये चिट्ठी जो बीजेपी ने हमको किसी मामले में भेजी थी, इसीलिए ये बीजेपी दफ्तर का इस पर वो स्टैंप लगा हुआ है, ये हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस में राजनीतिक पार्टियों को गलती से चली गई। ये क्लेरिकल एरर है और इस पर वो व्यक्ति जो है उसको शायद सस्पेंड भी कर दिया गया है। कौन बताएगा सर इस पर? ये सर नहीं, कैसे हो सकता है? इस पे मुझे लगता है बताना क्या है, ये बेहद गंभीर है और इसकी जितनी स्पष्टता दी गई, क्लरिकल एरर कह के चुनाव आयोग नहीं बच सकता है। ये कोई बात नहीं हुई कि 2019 की कोई चिट्ठी है, और ये तो मतलब हंसी भी आती है और फिर लगता है कि क्या विचित्र स्थिति है कि कोई 19 की चिट्ठी को बढ़ा दे रहा है और वो चली भी जा रही है। हाँ। तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है ना। तो मुझे लगता है ये क्लरिकल एरर भर का नहीं है, इसको गंभीरता से एरर भर नहीं है तो फिर तो और बड़ी बात है। और ये क्लरिकल एरर भर कैसे हो सकती है? अगर क्लरिकल एरर है तो बताएं ना कि उनके पास 19 का कागज रखा रहता है, 26 में बढ़ जाएगा। सर देखिए, यदि इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी के द्वारा साइंड हो और उस पर भारतीय जनता पार्टी का स्टंप हो, तब तो वह वाकई गंभीर बात है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो और उस रिप्रेजेंटेशन में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंप लगा हुआ हो और इलेक्शन कमीशन का जो पत्र गया हो उसके साथ ही अटैच्ड पत्र हो, तो मुझे लगता है कि ये क्लरिकल एरर माना जा सकता है। और इसमें कोई इतनी ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं। रुकना पड़ेगा ब्रेक के लिए। 10 सेकंड, उसमें यदि इतनी गंभीरता होती ना तो उसी समय ये सारे लोग ये करते। अभी चूंकि चुनाव आया है तो इस प्रकार